Good morning, students. Today we will discuss about the properties of genetic material DNA versus RNA. हम लोगों ने कल पढ़ा था हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट. उससे हम लोगों को ये प्रूफ हो गया था कि प्रोटीन इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. ये एक्सपेरिमेंट जो हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट था उसने बिल्कुल अच्छे से इसको रिजॉल्व कर दिया था दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. बट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल. In some of the organisms, for example, viruses have RNA as a genetic material. For example, in your book, it is given tobacco mosaic virus and cubibacteriophage. These both are viruses which have RNA as a genetic material. अब हमसे ये पूछा जाए कि DNA और RNA इन दोनों में से अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो DNA जो होता है इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल. प्रीडोमिनेंट इसलिए बोला गया क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए इज़ अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर. देखिए जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए. तो डीएनए जो होता है उसको हम स्टोरेज के फॉर्म में यूज़ करते हैं और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे एक मैसेंजर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट डीएनए इज़ अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए फंक्शंस एज मैसेंजर एंड एज अडेप्टर. अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टू न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डीएनए एंड आरएनए. तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो वी कैन से दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर. डीएनए लैक्स 2-OH whereas RNA has यानी मीन्स राइबोज शुगर हैज़ 2-OH. अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर डीऑक्सीराइबोज के पास 2-OH नहीं है तो वो लेस रिएक्टिव होता है और आरएनए के पास यानी राइबोज शुगर के पास 2-OH होता है तो वो मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है. मीन्स जो थिंग ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लेस स्टेबल होती है और जो लेस स्टेबल होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि किस मॉलिक्यूल को हम एक जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं तो बुक में लिखा है, देखिए 4 पॉइंट्स आर गिवन कि हम एक किस मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसिडर कर सकते हैं. सबसे पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनानी आनी चाहिए. हमने पहले पढ़ा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है और हम आरएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, बट प्रोटीन्स जो होते हैं उनका रेप्लिकेशन नहीं होता. मीन्स फर्स्ट अगर पॉइंट को देखें तो उससे ये पता लगाया जा सकता है that protein cannot act as a genetic material but both DNA and RNA act as genetic material. The next, it should chemically and structurally be stable. अब देखिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे हम केमिकल से उसे ट्रीट करें, चाहे हम किसी भी हीट, चाहे वो हीट कंडीशंस हो या कोल्ड कंडीशंस हो, उसे ट्रीट करने पर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था दैट वाज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हम इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है. क्योंकि देखिए जब हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जब वो एस स्ट्रेन का एक बैक्टीरिया लिया था हमने उसे हीट प्रोवाइड की थी. हीट प्रोवाइड करने पर भी उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आए. हमें बाद में भी माइस के अंदर से वही एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ही मिला था. मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन. देखिए अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें अगर स्लो चेंजेस आएंगे
मीन्स म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। यहाँ पे स्लो चेंजेस इसलिए बोला गया है, अगर फास्ट चेंजेस होंगे तो वहाँ पे इवोल्यूशन ही होगा, ठीक है। फास्ट चेंजेस जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, कमी रह जाती है, ठीक है। स्लो चेंजेस जो होते हैं वो इवोल्यूशन को लीड करते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, 4th पॉइंट गिवन है। मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। मीन्स अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो वो फर्दर प्रोजेनी में पास नहीं हो सकती वो कैरेक्टरिस्टिक, यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो फर्दर प्रोजेनी में पास हो जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए वो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब ये बात आती है कि जो डीएनए होता है उसको अगर हम हीटिंग कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, अगर हीट कंडीशंस प्रोवाइड कर दें और बाद में उसको फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ तो वो अपनी कंडीशंस यानी वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रीगेन कर लेता है। अब जो राइबोस शुगर है यानी जो आरएनए है उसके पास 2' OH होता है। अब 2' OH अगर है तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, रिएक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी जल्दी लेबाइल भी होगा, यानी वो इजीली डिग्रेड भी हो जाएगा, है ना। यानी आरएनए जो है वो एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि वो केमिकली बहुत अच्छा है। अब अगर इसी फॉर्म में अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है जब उसको आरएनए से हम कंपेयर करते हैं। देयरफॉर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में से वी कैन से दैट डीएनए एक्ट एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। ओके, इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, देखिए हम लोगों से पहले ऊपर पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, तो हम एक पॉइंट और कंसिडर कर सकते हैं कि जो डीएनए होता है it consists of thymine sugar instead of uracil. Thymine, not sugar, thymine base, okay, and uracil is present in RNA. तो अगर thymine present होगा तो मॉलिक्यूल more stable होगा क्योंकि thymine जो होता है वो 3 bonds बनाता है और जो यूरासिल होता है वो 2 bonds बनाता है। अब 3 bonds को ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू 2 bonds को ब्रेक करना, यानी कि डीएनए के पास थायमिन है, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल, एंड आरएनए हैज़ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, सो इट इज़ लेस स्टेबल। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर एबल टू म्यूटेट, बट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। हमने बताया ना क्योंकि केमिकली जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होता है तो म्यूटेट जल्दी करता है और जल्दी करता है तो वो अनस्टेबल होता है। जो वायरसेस हैं उनमें आरएनए प्रेजेंट है। अब आरएनए प्रेजेंट है तो आपने देखा होगा कि वायरसेस का बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है। क्यों लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है? क्योंकि आरएनए जो है वो जल्दी जल्दी फास्टली म्यूटेट होगा तो उनके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, है ना। तो वो चेंजेस जब आते हैं तो उनकी वजह से शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है, कई बार वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो पाती। अगर म्यूटेशन फास्ट होता है तो कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, है ना। तो दिस लीड्स टू it leads to evolve them faster, means viruses evolve faster. RNA can directly code for synthesis of proteins. अब देखिए हम जानते हैं firstly DNA, then DNA to RNA, this process is known as transcription, and then RNA to proteins, this process is known as translation. तो अगर DNA से RNA बन रहा है then RNA से प्रोटीन बन रहे हैं, तो RNA तो डायरेक्टली प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा है, बट जो डीएनए है इट कैन नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज द प्रोटीन, इट हैज़ फर्स्टली टू सिंथेसाइज द आरएनए। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है इट इज़ इवॉल्व्ड अराउंड द आरएनए, वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई है, नॉट अराउंड द डीएनए। ओके, डीएनए की बात करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, सो डीएनए is preferred for storage of genetic material and RNA is better for transmission of genetic material. Now we are studying the RNA world. देखिए सबसे पहले हमें ये नहीं पता था कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल और DNA is genetic material or RNA is genetic material, but we can say that firstly the genetic material was RNA. Why? Let's discuss. From foregoing discussion an immediate question becomes evident, which is first genetic material. We can say that RNA was the first genetic material.
क्यों? बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, दीज प्रोसेसेस वर इवॉल्व अराउंड द RNA. So RNA is considered as genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reactions which are catalyzed by RNA instead of proteins. हम जानते हैं कि enzymes जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको सिर्फ RNA कैटलाइज कर सकता है, नॉट प्रोटीन्स. सो वी कैन से दैट RNA ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट. तो RNA अगर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इट इज़ हेंस अनस्टेबल ऑल्सो. जो DNA है, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम RNA, बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ अगर वो अनस्टेबल होती है तो इट कान सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. तो RNA को हम लोगों ने किससे इवॉल्व किया? DNA हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द RNA, यानी RNA को रिप्लेस कर दिया किससे? DNA से, ताकि स्टेबल करेक्टर इवॉल्व हो सके. DNA डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है. डबल स्टैंडर्ड है तो वहाँ पे बॉन्ड्स अच्छे होंगे तो उनको ब्रेक करना भी मुश्किल होगा, और ब्रेक करना अगर मुश्किल होगा तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा.